बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ बैरिस्टर मोहम्मद शाहरुख इकबाल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कनाडा विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ल। अगर आपका विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है तो आपके पास 3 पॉसिबल सॉल्यूशन हैं। आप न्यू एप्लीकेशन में जा सकते हैं या आप अपील कर सकते हैं और कनाडा में कोई लॉयर हायर करेंगे और वो फिज़िकली कोर्ट अपीयरेंस होगी और वो एक कॉस्टली प्रोसीजर है, ठीक है जी। और तीसरा जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है जो कि इतनी कॉस्ट नहीं लगती उसको बोलते हैं रिकंसिडरेशन, ठीक है जी। अब रिकंसिडरेशन क्या है? ये एक आप आईआरसीसी की वेबसाइट पे जाते हैं और आप अपना वेब फॉर्म रेज़ करते हैं। वेब फॉर्म में क्या करते हैं कि आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, अपनी पर्सनल, अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव की और अपनी जो वीज़ा एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हुई है उसका एप्लीकेशन नंबर आप एंटर करते हैं, ठीक है। अब उसमें आप साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में साथ आप एक रिकंसिडरेशन लेटर अटैच करते हैं। रिकंसिडरेशन लेटर जो होता है उसमें आप क्या एक्सप्लेन करते हैं? अब आप जब अपना कनाडा विजिटर वीज़ा को चैलेंज करते हैं तो उसमें जो बेसिक ग्राउंड्स हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं? तो उसमें जो केस ऑफिसर है उसका एरर है। एरर किस तरह हो सकता है कि या उसने कोई डॉक्यूमेंट जो है उसकी मिसकैलकुलेशन कर दी है, जैसे फ़र्ज़ करें उसने आपकी जो बैंक स्टेटमेंट या फाइनेंशियल पोज़ीशन है उसको मिसकैलकुलेट कर दिया है। या उसने कोई मिसरीडिंग कर दी है या डिसरिगार्ड कर दिया है या उसने कोई डॉक्यूमेंट जो है वो उसको कंसीडर ही नहीं किया, ठीक है। अगर उसने इस तरह की कोई केस ऑफिसर ने मिस्टेक की है तो आप उसकी बेस पे रिकंसिडरेशन में जा सकते हैं और अपने कनाडा विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ल को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको वेब फॉर्म के थ्रू करते हैं। अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जो कनाडा के मेजॉरिटी वीज़ा रिफ्यूज़ल होते हैं वो होते हैं कि आपके सेक्शन 179 के बी के तहत होते हैं और ए के तहत, जिसमें वो बोलते हैं कि आपके पाकिस्तान में कोई सोशल फैमिली टाइज नहीं है। अब फर्ज करें आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में अपने सोशल टाइज के लिए अपने फर्जी स्कूल के बच्चों के सर्टिफिकेट, एल्डरली जो पेरेंट्स हैं उनके आपने मेडिकल रिकॉर्ड्स लगाए हैं जो कि आपके सोशल टाइज इस्टेब्लिश कर रहे हैं। आपने अपने फाइनेंशियल टाइज के लिए आपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं या जॉब डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं जो आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रूव कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो केस ऑफिसर है उसने इसको डिसरिगार्ड कर दिया है, तो फिर आपको रिकंसिडरेशन में लाजमी जाना चाहिए और आप इसको वीज़ा रिफ्यूज़ल को चैलेंज करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह एक सेक्शन 40 के थ्रू वो वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट साथ लगाया या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो है वो आपने प्रोवाइड की है, ठीक है। अब मिसलीडिंग या फेक डॉक्यूमेंट की बेस पे अगर जो वीज़ा रिफ्यूज़ होता है उसमें अक्सर वो ट्रैवल बैन लगा देते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपकी नेक्स्ट फ्यूचर जो एप्लीकेशन होती है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती है अगर आप उसको चैलेंज नहीं करते, ठीक है जी। अब अगर आप का वीज़ा जो है वो मिसलीडिंग की बेस पे रिजेक्ट हुआ है तो आपको लाज़मी जो है वो रिकंसिडरेशन में जाना चाहिए और रिकंसिडरेशन भी अगर आपकी फेल हो जाए तो आपको अपील में जाना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ वो ट्रैवल बैन जो है वो अप टू 10 ईयर अप टू 5 ईयर्स भी लग सकता है, ठीक है। अब रिकंसिडरेशन की जो आईआरसीसी की कोई फीस नहीं होती। आप वेब फॉर्म में रेज करते हैं कि आपके केस ऑफिसर ने ये मिस्टेक की है और इस मिस्टेक की बेस पे आपका जो रिफ्यूजल है वो अनफेयर है या अनजस्टिफाइबल है। अच्छा, इसमें जो बेसिक चीज़ होती है कि वो जो रिकंसिडरेशन लेटर प्रिपेयर करना होता है उसमें आपने बड़े ध्यान से जो भी सेक्शन रेलिवेंट आपके रिफ्यूजल लेटर में आई है उसको आपने काउंटर करना होता है, जो आपके सिनेरियो, जो आपके सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके मुताबिक और जो रेलिवेंट केस लॉज होता है उसके मुताबिक। इसमें आप किसी लीगल प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। आप मेरी सर्विसेज भी प्रोवाइड मैं भी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, आप मेरी सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक मुख्तसर से वीडियो जो मैंने एक्सप्लेन कर दी। अच्छा, इसका एक ड्रॉबैक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये किन लोगों को रिकंसिडरेशन में जाना चाहिए और किन को नहीं जाना चाहिए। अगर तो आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी है या आप अपने बच्चे की कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करने जा रहे हैं या कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं, तो फिर आपको रिकंसिडरेशन में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। रिकंसिडरेशन का जो प्रोसेस टाइम है वो सर्टेन नहीं है, ठीक है। इसका यूके प्री एक्शन प्रोटोकॉल की तरह नहीं है कि आपने अप्लाई किया 14 दिन में इनिशियल रिस्पॉन्स आया और 90 डेज में आपका फाइनल रिस्पॉन्स आ गया। इसमें यह है कि आपका अगर उन्होंने कंसिडर किया तो विद इन 1 मंथ कंसिडर कर लेते हैं, अगर नहीं किया तो 6 माह भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, ठीक है। इस वजह से मैं जिधर इमरजेंसी सिचुएशन है या जिधर अर्जेंसी है उधर मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, या जिधर कोई फैमिली इवेंट है या सोशल इवेंट है या यूनिवर्सिटी इवेंट है तो आपको रिकंसिडरेशन में नहीं जाना चाहिए। अब जाना किधर चाहिए रिकंसिडरेशन में? जिधर आपका टूरिज्म की बेस पे रिजेक्ट हुआ है, जिधर आपका मिसलीडिंग बेस, फेक डॉक्यूमेंट्स की बेस पे रिजेक्ट हुआ है, जिधर आपका फैमिली टाइज आपने डॉक्यूमेंट्स
सारे जो वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच किए थे वो उसने वीज़ा ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिए हैं या डिसरिगार्ड कर दिए हैं, उसकी बेस पे आपको रिकंसिडरेशन में जाना चाहिए। अच्छा, रिकंसिडरेशन का ये सारा प्रोसेस है और इसमें जो कॉस्ट है आईआरसीसी की बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। इसमें सिर्फ जो कॉस्ट आपकी आती है वो लीगल प्रोफेशनल की कॉस्ट आती है, ठीक है जी। अच्छा, इसका एक अल्टीमेट फ़ायदा ये है, फ़र्ज़ करें आपका वो रिकंसिडरेशन का रिस्पॉन्स नहीं भी आता, तो आप जब फ्यूचर एप्लीकेशन में जाएँगे तो आप उसमें फ्यूचर एप्लीकेशन में एक्सप्लेन कर सकेंगे कि ये मेरा लास्ट रिफ्यूज़ल था, इसको मैंने चैलेंज किया था, वेब फॉर्म रेज़ किया था, उसका रिसीट ये है। और वेब फॉर्म रेज़ जो है वो नेक्स्ट फ्यूचर एप्लीकेशन में आप उसको साथ अटैच कर सकते हैं कि मेरा जो लास्ट रिफ्यूज़ल था, उसको मैंने चैलेंज किया था, और इस तरह आप उसको अपने फ्यूचर एप्लीकेशन को जस्टिफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थी एक मुख्तसर सी वीडियो। अगर आपका कनाडा विज़िटर वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है और आप उसको केस ऑफिसर की बेस पे उसको रिकंसिडर करवाना चाह रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।